नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच जिस जंग की आशंका दिख रही थी वो अब टल गई है। ट्रंप ने ईरान को लेकर नरम रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से भरोसा मिला है कि वो प्रदर्शन करने वालों की जान नहीं लेगा, तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन उस पर अगर कोई भी हमला करेगा तो उसे जवाब मिलेगा। ईरान के सख्त तेवरों के चलते ही अमेरिका बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका में नहीं होगी जंग। पश्चिम एशिया के तमाम देशों को इस खबर से राहत महसूस हो रही है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। वेनेजुएलाई नेता मचादो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिया अपना नोबेल पुरस्कार। ट्रंप ने जताया आभार। जानकारों का दावा, मचादो ने सत्ता के लालच में उठाया कदम। युद्ध विराम में यूक्रेन सबसे बड़ी रुकावट। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। रूस ने ब्रिटेन के राजनयिक को देश से निकाला। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के टूटने का खतरा। सुप्रीम लीडर अखुंदजादा और गृहमंत्री हक्कानी के गुट भिड़े। इंटरनेट बैन और महिलाओं के अधिकारों पर मतभेद। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया का सबसे अजीब समुद्र तट। मछली, शंख और केकड़ा नहीं, यहां आते हैं सिर्फ जूते। क्या है रहस्य? इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यमन के पीएम सलेम बिन ब्राइक ने दिया इस्तीफा। शाया मोहसिन जिंदानी बने नए पीएम। सऊदी अरब और यूएई में तनातनी के बीच आया इस्तीफा। कनाडा के पीएम कार्नी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात। बीजिंग में दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते को लेकर की चर्चा। संबंधों को आगे बढ़ाने पर दिया जोर। रिटायरमेंट के बाद भी काम आएंगे अमेरिकी वायुसेना के 2 F-15 फाइटर जेट। अब नासा के X-59 क्वाइट सुपरसोनिक रिसर्च मिशन में निभाएंगे अहम भूमिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मिनेसोटा में सेना तैनात करने की दी धमकी। अप्रवासियों की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा। कई हफ्तों से मिनेसोटा के डेमोक्रेट नेताओं से नाराज हैं ट्रंप। तो ईरान की ताकत के सामने अमेरिका डर गया है। यह बात तो पहले से ही कही जा रही थी कि ईरान पर अगर अमेरिका हमला करेगा तो मुश्किल में फंस जाएगा। ईरान वेनेजुएला नहीं है कि हमला किया और सरकार के मुखिया को उठा ले आए। ईरान की ताकत का अंदाजा पिछले साल जून में हुई जंग में भी दिख चुकी है, और यही कारण है कि सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र की तरफ से ट्रंप और ईरान से बात की गई। सऊदी अरब ने ट्रंप को समझाया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरे पश्चिम एशिया में इसका असर दिखाई देगा। इसके परिणाम बेहद विनाशकारी होंगे। इजराइल की तरफ से भी कहा गया कि वो इस वक्त जंग को तैयार नहीं है। ईरान की बढ़ती मिसाइल क्षमता ने इजराइल को पहले से ही चिंता में डाल रखा है, और खामेनेई साफ संकेत दे चुके हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो पश्चिम एशिया में अमेरिका के हर सैन्य बेस को निशाना बनाएंगे और इजराइल को तो मिट्टी में ही मिला दिया जाएगा। इस बीच इजराइल और ईरान के बीच एक गुप्त समझौता होने की भी बात सामने आ रही है। रूस की पहल पर यह समझौता कराया गया है, जिसमें इजराइल ने रूस के जरिए ईरानी सरकार को संदेश भेजा था कि अगर ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं होता है तो इजराइल भी ईरान पर हमला नहीं करेगा। ईरान की तरफ से यह भी भरोसा दिया गया कि अगर इजराइल जंग नहीं चाहता तो ईरान भी उस पर हमला नहीं करेगा। यानी ट्रंप अब ईरान पर अगर हमला करते हैं तो अमेरिका को अकेले ही ईरान से भिड़ना पड़ सकता है। ना तो खाड़ी का कोई देश ईरान से जंग चाहता है और ना ही इजराइल। और इसके बाद ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान टाल दिया है, जिसका असर कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदैद पर दिखाई देने लगा है। यहां पहले सिक्योरिटी लेवल को बढ़ा दिया गया था, कई सैन्य कर्मियों को वहां से हटा लिया गया था, लेकिन जैसे ही जंग का खतरा टला तो यहां स्थिति सामान्य होने लगी। अब सैन्य विमान और कर्मी वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट रहे हैं और सुरक्षा अलर्ट के स्तर को घटा दिया गया है। व्हाइट हाउस से भी इसे लेकर एक बयान जारी किया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने ईरानी शासन को यह संदेश दिया है कि अगर जान लेने की घटनाएं जारी रहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप के संदेश के बाद ईरान ने तत्काल कदम उठाए हैं। लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को आज पता चला है कि ईरान 800 लोगों को फांसी देने की तैयारी में था, जिसे रोक दिया गया है। ईरान की तरफ से जरूर इसका जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन ट्रंप के तेवर ढीले पड़ने के बाद उसने भी अपना एयर स्पेस खोल दिया है, जो जंग की आशंका के चलते बंद कर दिया गया था। वैसे जंग का खतरा अभी भी पूरी तरह से नहीं टला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कब क्या फैसला ले लेंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और इस बीच बड़ी खबर इजराइल से सामने आई है। दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में 4.2 तीव्रता का तेज भूकंप आया है। अब दावे किए जा रहे हैं कि इजराइल ने गुप्त रूप से परमाणु हथियार का परीक्षण किया है।
एक्स पर एक यूजर ने सीधे तौर पर पूछा कि क्या डिमोना के पास आए M3.9 के भूकंप का मतलब है कि इजरायल ने अभी अभी परमाणु परीक्षण किया है। अमेरिका में मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी जैक शील्ड्स ने दावा किया है कि समय और स्थान गुप्त डिमोना परमाणु सुविधा के पास में है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिका ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने सहयोगी इजरायल को लेकर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। वैसे इजरायल ने भी इस मामले में चुप्पी साध रखी है। साफ है, जंग का खतरा कम तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से टला नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे वेनेजुएला की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुए हमले ने वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अमेरिकी सेना न सिर्फ वहां से निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर ले आई, बल्कि राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की अंतरिम सरकार को भी काम करने की आजादी नहीं मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति वेनेजुएला की सत्ता में सीधा दखल दे रहे हैं, उसके व्यापार पर पूरा कब्जा जमाने की कोशिश में नजर आ रहे हैं, और अब इसके लिए उन्होंने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचादो को अपने पाले में कर लिया है। मचादो की ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है, दोनों नेताओं की व्हाइट हाउस में बैठक हुई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान मचादो ने राष्ट्रपति ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार सौंप दिया। जी हां, वही नोबेल पुरस्कार जिसके लिए ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बार बार गिनवाया कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन नोबेल कमेटी ने मचादो को इस पुरस्कार का असली हकदार माना। और जब चर्चा शुरू हुई कि वो ट्रंप को अपना पुरस्कार दे सकती हैं, तो नोबेल कमेटी ने इसे नामुमकिन बताया। और अब व्हाइट हाउस ने मचादो की ट्रंप को नोबेल देते हुए एक तस्वीर शेयर की है, और साथ ही लिखा भी है कि वेनेजुएला को स्वतंत्र और सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की सैद्धांतिक और निर्णायक कार्रवाई को मान्यता देते हुए वेनेजुएला के लोगों की तरफ से आभार के व्यक्तिगत प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। साफ है, मचादो ने ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन कर दिया है, जबकि वहां की सरकार अब भी इसका विरोध कर रही है, अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करने की बात कह रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि मचादो वेनेजुएला की सत्ता की चाह में ट्रंप की शरण में पहुंची है, लेकिन इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद मचादो को भी निराशा ही हाथ लगी। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि मारिया एक बेहतरीन महिला है जिन्होंने बहुत कुछ झेला है। मारिया ने मेरे किए गए काम के लिए मुझे अपना नोबेल शांति पुरस्कार सौंपा। यह आपसी सम्मान का एक बेहतरीन जेस्चर है। धन्यवाद मारिया। हालांकि मचादो ने तो ट्रंप का नोबेल का सपना अपनी तरफ से पूरा कर दिया है, लेकिन ट्रंप ने मचादो को मदद देने जैसा कोई भी आश्वासन या कोई संकेत भी नहीं दिया। अब देखना यह होगा कि इसका वेनेजुएला की सियासत में क्या असर होता है। क्या अब मचादो अपने देश में बागी नेता के तौर पर देखी जाएंगी, या ट्रंप की मदद से वो वेनेजुएला की सत्ता तक पहुंच जाएंगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ते तनाव की। तो अमेरिका जो वेनेजुएला पर हमला कर चुका है और ईरान पर हमले की तैयारी में नजर आ रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उसका रुख अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को खत्म करवाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, और इसके लिए अमेरिका रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों से बात कर रहा है, लेकिन महीनों से चल रही इस कोशिश में उसे अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। यूक्रेन और उसके समर्थक यूरोपीय देशों का आरोप है कि रूस नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो, शांति आए, लेकिन अमेरिका इससे इत्तेफाक नहीं रखता, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो यूक्रेन को सबसे बड़ी बाधा बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने वाले किसी भी संभावित शांति समझौते में असली रुकावट रूस की तरफ से नहीं, बल्कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की वजह से है। यही नहीं, ट्रंप के इस बयान पर जब क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से सवाल किया गया, तो उन्होंने भी जवाब में कहा कि हकीकत में यही स्थिति है। राष्ट्रपति पुतिन और रूसी पक्ष वार्ता के लिए तैयार है। रूस का रुख सर्वविदित है। यह अमेरिकी वार्ताकारों, राष्ट्रपति ट्रंप और कीव सरकार के नेतृत्व को भी अच्छी तरह पता है। इस बीच यूरोपीय देशों को लेकर भी रूस का रुख सख्त दिखाई दे रहा है। उसने ब्रिटेन के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया है। रूस ने मॉस्को स्थित ब्रिटिश दूतावास के एक राजनयिक को तत्काल देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा ने दावा किया कि यह राजनयिक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को रूस में गुप्त रूप से ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों की तैनाती को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इस मामले में अगर ब्रिटेन की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है, तो रूस भी उसी अनुपात में जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसके बाद रूस और ब्रिटेन में भी तनाव चरम पर पहुंच गया है। पहले से ही यूरोपीय देश रूस के खिलाफ है। वो यूक्रेन को हर तरह की मदद भी मुहैया करा रहे हैं। उसे सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है, जिस पर रूस पहले से ही भड़का हुआ है, और अब उसके इस कदम से रूस और यूरोपीय देशों के बीच सीधा टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अफगानिस्तान की।
तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ढहने का खतरा मंडरा रहा है। सरकार दो गुटों में बंटती दिखाई दे रही है, जिसमें एक धड़े का नेतृत्व तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा कर रहे हैं, जबकि दूसरा धड़ा गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का है। यह दावा बीबीसी की हालिया रिपोर्ट में किया गया है। दरअसल अखुंदजादा की एक ऑडियो लीक हो गई है, जिसे लेकर अब बवाल मच गया है। इस लीक ऑडियो में अखुंदजादा को तालिबानी सरकार को चेतावनी देते हुए सुना गया कि हमारे बीच अंदरूनी टकराव सरकार के लिए खतरा बन सकता है। इन मतभेदों के कारण अमीरात ढह जाएगा और उसका अंत हो जाएगा। इन दोनों गुटों में टकराव आपसी विचार को लेकर बना हुआ है। आप जानते हैं कि तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में कड़े नियम लागू किए हुए हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध होता रहा है। खासतौर पर जिस तरह महिलाओं की आजादी पर पाबंदियां लगाई गई हैं, लड़कियों को छठी कक्षा से आगे की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया, उन्हें गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ में भी काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी सार्वजनिक जीवन से अफगान महिलाएं गायब हो गई हैं। अब महिलाओं की शिक्षा और इंटरनेट जैसे मुद्दों पर तालिबान दो गुटों में बढ़ गया है, जिससे सत्ता संघर्ष बढ़ गया है। एक तरफ कांधार में बैठे कट्टरपंथी नेता हैं, तो दूसरी तरफ काबुल में मौजूद प्रैग्मेटिक नेता है। कांधार गुट का नेतृत्व अखुंदजादा कर रहे हैं। वो एक सख्त इस्लामी राज्य चाहते हैं। ये गुट महिलाओं की शिक्षा और नौकरियों का विरोध करता है और इंटरनेट समेत आधुनिक तकनीक पर कड़े प्रतिबंध लगाना चाहता है। इसी गुट के पास सुरक्षा बलों और हथियारों के वितरण का कंट्रोल भी है, जिससे सत्ता काबुल से हटकर कांधार में केंद्रित होती जा रही है। लेकिन काबुल गुट, जिसमें गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब और उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर शामिल हैं, वो आर्थिक सहयोग और सीमित आधुनिकीकरण के पक्ष में है। ये गुट व्यापार, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और महिलाओं की सीमित शिक्षा का समर्थन करता है। उनके मुताबिक शासन चलाने और कारोबार के लिए इंटरनेट बेहद जरूरी है। आपको याद होगा कि सितंबर 2025 में अखुंदजादा ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया था, लेकिन काबुल के नेताओं ने इसे दोबारा चालू करवाया। तब भी तालिबान सरकार में जारी मतभेद साफ नजर आए। ऐसे में अगर इस तरह के मुद्दों पर सरकार में आपसी सहमति नहीं बनाई गई, तो तालिबान के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे जूते उगलते हुए समुद्र की। तो मान लीजिए कि आप समुद्र के किनारे टहल रहे हैं और अचानक रेत के नीचे से आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों पुराने चमड़े के जूते मिलने लगे। सुनने में ये कितना अजीब लगता है, लेकिन दक्षिण वेल्स यानी साउथ वेल्स के ऑगमोर बाय सी बीच पर आजकल कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस बीच पर क्लीन ड्राइव चला रहे लोगों ने चट्टानों के बीच से जब कूड़ा हटाना शुरू किया, तो उन्हें वहां दबे हुए विक्टोरियन युग के बूट्स मिलने लगे। सितंबर 2025 से अब तक यहां 400 से ज्यादा जूते मिल चुके हैं। ये जूते कोई मामूली नहीं है, बल्कि आज भी काफी बेहतर स्थिति में है। इन जूतों के तलवे लोहे की छोटी छोटी कीलों से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने जूते एक साथ कहां से आ गए? दरअसल इसके पीछे एक सदियों पुराना जहाज हादसा है। कहा जाता है कि लगभग 150 साल पहले एक इतालवी मालवाहक जहाज पास की टस्कर रॉक से टकराकर डूब गया था। उस जहाज पर जूतों का बड़ा कंसाइनमेंट लदा हुआ था। समुद्र की लहरों और मिट्टी के कटाव ने अब उस दबे हुए मलबे को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। और दिलचस्प बात तो यह है कि स्थानीय लोग सालों से इक्का दुक्का जूते देखते आ रहे थे, लेकिन इस बार मिली भारी संख्या ने इसे न सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन बना दिया है, बल्कि वेल्स का यह तट आज एक ओपन म्यूजियम बन चुका है, जहां स्थानीय लोग और सैलानी इन जूतों को देखने के लिए आ रहे हैं। तो कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।